कभी चुभा के वो सच कह जाता है जो किताबों में ना समझे हम। ये तो मेरे लिए वो पचा पाना बहुत। एग्जाम है जहाँ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बंदा जो है ना, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो प्रिपरेशन मुझे लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना वो कर रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है तो मैं का काम होता है। देखो ज्ञान सबके पास है। मैं तो पहले जब कमेंट्स देखता था जब शुरुआत में, पाकिस्तान तो जिंदाबाद, पाकिस्तान तो अच्छा है, तो इस तरीके की और नहीं है। वो तो मेरी हाइट वेट कम है कि मैं इसमें डिफेंस सर्विसेज बियॉन्ड स्पॉटलाइट हंसा के कभी चुभा के वो सच कह जाता है जो किताबों में ना समझे हम उसे मीम्स बना के समझाता है। ना मेहमान सा था ना इम्तिहान सा, ना निज़ाम सा था ना गुलाम सा, पर हर हार को हसरतों का रंग बनाता है। वो जो गिरा फिर उठा और अब दुनिया को हंसाता है, वही लाखों की भीड़ में शत नमन कमाता है, शत नमन कमाता है। हेलो पीपल, दिस इज एंकर शिवान शर्मा एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड स्पॉटलाइट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की उस शख्सियत की जिसके अंदर जॉन ओलिया सा बागीपन है और समझदारी में अनवर मकसूद सी चालाकी। दोस्तों, इंडिया में दो चीज़ें ना फुल ऑन इमोशन में रहती हैं, एक तो क्रिकेट और दूसरा एग्जाम्स। इन्हीं एग्जाम्स के ऊपर कमेंट्री देने वाले लोग या तो टीचर्स होते हैं या अशब अहमद अंसारी जैसे फुल ऑन फायर क्रैकर क्रिएटर्स। रील्स जो सिस्टम को डायरेक्ट चैलेंज करती हैं से लेके यूट्यूब वीडियोस जो किताबी ज्ञान की तरह ही उपयोगी होती हैं। मिस्टर अंसारी ने अनडाउटेडली कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाया है। टुडे ऑन बियॉन्ड स्पॉटलाइट आई वेलकम द वॉइस ऑफ इंडियन एग्जाम एस्पिरेंट्स एंड द मीमर ऑफ मोहल्लाज एंड द वन एंड ओनली इंडियाज एग्जाम कमेंटेटर इन चीफ अशब अहमद अंसारी। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? भाई एकदम बढ़िया। आप मतलब इतनी तारीफ कर दी है तो मेरे लिए वो पचा पाना बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतनी तारीफ कहाँ बेरोजगारों को कोई करता है। नहीं सर, आप बेरोजगार नहीं हैं आप। मुझे लगता है आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ मतलब जो होता है ना कि आज के टाइम पे ऐसे कम इन्फ्लुएंसर्स बचे हैं जो सच में वैल्यू ऐड कर रहे हैं लाइफ में किसी की। आप उनमें से एक हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। एंड मैं बिल्कुल आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूँगा चीज़ों को। इस पॉडकास्ट में आपके बारे में ही मैंने पहली बार सुना है, लेकिन जब मैंने आपका कॉन्टेंट फॉलो किया आपके स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आई बिकेम अ फ़ैन कि हाँ यार, ये कहाँ थे सर। ठीक है। अपना समय देने के सर सो मच थैंक यू। आप इस टाइम पे हमें अपना समय दे रहे हैं जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुरू करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें प्लीज़ अपने बारे में बताइए एक लाइन में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं एज ऑफ नाउ। यार मैं बेसिकली रहने वाला हूँ टांडा अम्बेडकर नगर का, हम्म। यूपी में पड़ता है। ये एक अयोध्या के बगल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो अम्बेडकर नगर है। पहले ये फैजाबाद में आता था, अयोध्या में आता था, बट अभी कुछ समय से ये अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई थी। फिर मैं चला गया था कोटा कोचिंग करने। तो कोचिंग किया मैंने 12th करने के बाद, फिर मैंने बीटेक किया। बीटेक के बाद पढ़ने में ठीक ठाक था। घर वालों के पास थोड़ा बहुत ये लगा कि यार बड़ा लड़का है, कुछ आईएएस ओईएस अगर बन जाए तो कई नस्लें सुधर जाएंगी। तो फिर मुझे भेज दिया यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली। वेरी तो गुड। वहां पर तैयारी करने गया और फिर तैयारी करते करते फिर यहाँ आ गया। वो एक मतलब स्मूथ ट्रांजिशन तो नहीं था, बट हाँ हो गया ये। तो सिंपली ओके। जर्नी यही है। सर, एक एस्पिरेंट जो मेहनत से तैयारी कर रहा है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, और वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बंदा जो है ना मेंटली इतना चैलेंज कर लेता है अपने आप को कि उसका ह्यूमर, उसका मजाक करने का अंदाज, उसकी सोशल लाइफ एकदम डल हो जाती है। आपकी सोशल लाइफ तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई, आपका ह्यूमर तो एकदम से निकल के बाहर आया है उस प्रिपरेशन के बाद। तो ऐसा कहाँ पे आपको लगा कि आपके अंदर वो ह्यूमर है जो आप शेयर कर सकते हैं? मतलब वो चेंजेस कहाँ से आए? पढ़ाई में थे आप, कहाँ आप इन्फ्लुएंसर बन गए एकदम से? चेंजेस का ये था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो प्रिपरेशन के टाइम तो होता नहीं, फेसबुक बंद कर देना, व्हाट्सएप बंद कर देना, सारे सोशल हाँ। मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट कर देना। ये सारी चीजें मैंने भी कर दी थी। और हम्म। उसी बीच कोविड वाला टाइम था, 2020-21 वाला जो टाइम था। तो मैं उस टाइम पर आया हुआ था घर, और मैं यूपीएससी प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। बेसिकली कोचिंग वाला पीरियड जो था वो कंप्लीट हो चुका था। उसी बीच मैंने एसएससी सीजीएल दिया हुआ था 2018 वाला। या। तो उसमें उसका मैंने टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सब कुछ क्वालिफाई कर लिया था। तो मुझे लग रहा था कि मैं ही मतलब इस मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है नहीं अभी इस टाइम पे, कि पहले ही अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएगा और उसके बाद हाँ। फिर आराम से यूपीएससी के अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं सोचकर बहुत हम्म। मतलब अंदर से एकदम भरा हुआ था कि भाई बस हो जाने तो फिर बताता हूँ।
बट 2021 में रिजल्ट आया था 31 मार्च 2021 को, मेरा नहीं हुआ था, 0.3 मार्क्स से हम्म। मेरा रह गया था सिलेक्शन। ओके। तो उसके बाद ये था कि मतलब वो अंदर से एकदम टूट गया था कि अरे यार, इतनी उम्मीद लगाने के बाद 2 ढाई साल लग गए थे उसमें, इसका प्रोसीजर इतना लंबा था और बीच में कोविड वाला टाइम था। तो फिर हम्म। मतलब एकदम अंदर से टूटा हुआ था। उसी टाइम पर मैंने वीडियोस बनाने का ये वाला ट्राई किया था। मतलब ये चीज ऐसा नहीं था कि मेरे लिए एकदम नई थी कि लाओ अचानक से ये नया ट्राई कर ले। मैं अपने एग्जैक्टली। एएमयू से मैंने बीटेक किया हुआ है, तो वहां पर मैं डिबेटिंग और इन सब सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। और सारी चीजें मतलब थी ये कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने कहा यार कुछ नया ही ट्राई कर लेते हैं। तो उसी टाइम मैंने ये ट्राई किया था। तो वो बस ये ओके। था कि यार हफ्ता भर करेंगे और करके बंद कर देंगे, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी अगर कोई देखा नहीं। फिर लोग देखने लगे तो बंद नहीं कर पाया। अब आप हम जैसों की बेइज्जती कर रहे हो जो तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो सर अब कैसे हैं आप लाइफ में? लाइक आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप हैं इस समय? यार मैं मतलब 4 साल हो गए मुझे लगभग वीडियोस बनाते, और जब मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर अब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जो मिला ना, वो मैं हम्म। सरकारी नौकरी से कभी नहीं मिल पाता मुझे। जितनी चीजें मुझे मिल गई, मतलब जितनी फेम मिली या पैसे के फाइनेंशियल टर्म में भी देख सकते हैं। और एक वो होता है कि आपको लोग पहचानते हैं। देखिए, हम्म। आइडेंटिटी क्राइसिस सबके अंदर होता है, वो फिर चाहे वो सबकॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो, तो मेरे अंदर भी हम्म। रहा होगा। तो वही अब वही। जब अब देखता हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, जो ऊपर वाला जो देख बनाता है ना यार, वो प्लान कुछ अलग ही रहता है और वो बेटर होता वही। है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे इन सब चीजों का रिग्रेट नहीं है कि मैं यूपीएससी करता, आईएएस बन जाता। और ये मेरे बहुत सारे आईएएस दोस्त हो गए, मैं उनके साथ उठता हम्म। बैठता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी मैं कुछ ना कर पाता और मुझे कोई नहीं जानता। हम्म। लाखों लोगों के साथ यही हो रहा है कि हर साल लाखों लोग तैयारी करने जाते हैं, उनके साथ यही चीजें हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। सर आपने बोला हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो घोड़े की तरह तैयारी करते हैं, आंखें दोनों तरफ से ढक के एक डायरेक्शन में पढ़ाई, बस रोबोट की तरह। वो एस्पिरेंट जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे, वो प्राइमरी व्यूअर्स ना वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या यूथ है ना? ऐसा यूथ जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा यूथ जो ऑलरेडी अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा है, उसको हम बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं इंटरनेट पे। आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, और भी ऐसे कई चैनल्स हैं जो दे रहे हैं। क्या ये सही है कि हम उनको इतना ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, भरे ही जा रहे हैं रिसोर्सेज से इंटरनेट को? यार मैं और लोगों को तो बेसिकली क्या ही जस्टिफाई करूं, मैं खुद को इस तरह जस्टिफाई करता हूँ कि यार मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, जो मैंने जो खुद फेस किया है एक तैयारी के दौरान, जो दर्द होता है। और एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप किसी से भी कुछ भी नहीं कह सकते, ना अपने हम्म। माँ बाप से कह सकते हैं, ना अपने रिश्तेदार से कह हाँ। सकते हैं, या ना अपने आप इवन अपने दोस्तों से भी नहीं बात करना चाहते। तो मैं उसी जो ये कम्युनिकेशन गैप है ना, मैं उसी को फिल करता हूँ। मैं बेसिकली कोई एग्जाम हुआ, यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, मैंने वीडियोस बनाई, उसमें बहुत सारे लगभग ये जो सिलेक्ट नहीं हुए होंगे, जो रो रहे होंगे, वो जब मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो उनको लगेगा कोई तो है जो मेरे लिए बोला है। तो मेरा पर्पस मेन यही है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे 1 करोड़ लोग देख लें, 2 करोड़ लोग देख लें। मैं तो एग्जाम ओरिएंटेड बनाता हूँ। मुझे लगता है कि जिस एग्जाम की तैयारी जो कर रहा है, वो अगर मुझे देख रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और हम्म। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई इनको 2 घंटे रोज क्लास कराता हूँ या 5 घंटे की कोई पीडीएफ दे दे रहा हूँ, पढ़े बिल्कुल। जाओ। तो वही। मेरे लिए ये है कि यार अगर 1-2 मिनट वो मुझे दे दे रहा है और खुश हो जा रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए जिंदगी में। बट राइट। मतलब एक चीज जो ये मैंने खुद को जस्टिफाई कर लिया, मतलब वो कुछ भी आप कहते, मैं करता ही ये चीज। बट एक जो इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो चुका है, आप हाँ, इंटरनेट वाइज, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया ना, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया। हम ये तो ये है, वाली ये तो है। पीडीएफ, ये वाली वीडियो, ये वाले टीचर का कोर्स, सारी चीजें देखते हैं, हमको लगता है हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गए। बट वो इन्फॉर्मेशन है, वो खत्म हो जाएगी 6 महीने, साल भर बाद आपके पास खत्म हो जाएगी। सर मुझे, मैं जब आपका इंस्टा स्टॉक कर रहा था, तो स्टॉक कर रहा था, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? मेरे लिए बहुत तारीफ की बात है ये। वही। जब मैं आपका इंस्टा स्टॉक कर रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था, मैं सच बताऊं आपको, मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, स्पेसिफिकली यूपीएससी की तैयारी की थी एक टाइम पे। बट मेरा हमेशा इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में था, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करने में, एंकरिंग में, होस्टिंग में, लोगों के बीच रहने में। तो मैं देख रहा था कि यार मैं स्क्रॉल करूं और कहीं कोई ऐसा थंबनेल, मुझे वो कैप्शन लिखा दिख जाए कि मैं भी रिलेट कर पाऊँ अपने, कोई ऐसी रील मिल जाए। मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ मेरे सामने, उसने मुझे बोला, लव, तू क्या इसको स्टॉक कर रहा है? ये बंदा तेरी ही लाइफ कर रहा है। ये पहले तैयारी कर रहे थे और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं।
तू भी तो वही, इसका पूरा चैनल, इसका पूरा काम ही वही है, तू उससे इंस्पायर हो जा ना, कहाँ तू एक रील ढूंढ रहा है। सो ये मेरे लिए एक वो बड़ा वो था कि ये तो मतलब गुरुजी मिल गए। तो तो गुरुजी से मेरा एक सवाल है सर, इंस्टा पे रील्स पुश करनी है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, फॉलोवर्स चाहिए, रील्स पुश करनी है, क्या गेम है, कैसे करें? यार मैंने तो कभी ये चीज सोची ही नहीं, क्योंकि मैं हम्म बता रहा हूँ ना, मैं एक्सीडेंटल क्रिएटर हूँ। मैं बेसिकली कभी प्लानिंग की ही नहीं। तो मेरे लिए हम्म ये था कि अभी के टाइम पे बताता हूँ कि अभी कैसे हो रहा है या मैंने कैसे किया। हम्म। आप अभी कैसे हो रहा है, आप ये बताइए कि क्या करें हम। अभी का क्या है ना कि आप जैसे दो तरह की रील्स होती है। एक होती है कन्वेंशनल रील, आप किसी भी भाई बहन के मुद्दे पे बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, ये कन्वेंशनल हो गया। बाकी एक होता है आप करंट इश्यूज से रिलेटेड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, इन सबसे रिलेटेड जो भी करंट इश्यूज रहते हैं उस पे आप अगर रील बनाएंगे, उसको पुश करना मतलब एल्गोरिदम ही ऐसा इंस्टा का है कि वो उस चीजों को पुश कर देता है। तो मैं हम्म ज्यादातर जो रील्स बनाता हूँ वो करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। कोई रिजल्ट आया, कोई वैकेंसी आ गई, या कुछ ऐसा, अभी आरआरबी जेई का सेकंड शिफ्ट का पेपर रद्द हो गया है, हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ मेरे लिए हाँ। कंटेंट हो गया। अब जैसे ही मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा उस पर पुश मिलना ही है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं उस चीज का। ठीक है। तो मैं तो यही करता हूँ। बाकी मुझे और एल्गोरिदम है कैसे, ये उतना मुझे आइडिया भी नहीं कभी लगता है ना, मैंने कोशिश की। लेकिन मुझे हम्म। तो यार खुद ही पुश मिल जाता है। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि लाओ बियॉन्ड द लाइन जाकर कुछ देखा जाए। कभी रील्स अगर आप आपकी मैं लाइन को अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो तीन तरीके का कंटेंट है। एक अपडेट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, एक है जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, अकबर महाराणा प्रताप, और एक जिससे हम रिलेट कर पाएँ, कुछ मीम्स हो गए, बंदा बंदी की रील्स हो गई, राइट? बिल्कुल। ओके ठीक है, और इसमें से जो अपडेट्स वाला पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट पुश होता है क्योंकि ओके ठीक है। ठीक है तो सर मैंने ये नोटिस किया कि टेक्स्ट बुक हो गया, अन अकेडमी हो गए, और भी जो अड्डा वगैरह के न्यूज़ चैनल्स हैं, सॉरी एजुकेशनल चैनल्स हैं, इनमें जब न्यूज़ आती है ना कोई, अगर आज यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है तो एक दो घंटे पहले ही वो यूट्यूब पे आ जाते हैं लाइव कि आज आ रहा है, कोई एसएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है, एक दो घंटे पहले ही वो स्टार्ट कर देते हैं लाइव। तो क्या आप लोगों के कुछ सोर्सेज होते हैं क्या जो आपको पहले से पता चल जाता है, वो मतलब इतनी जल्दी आप कैसे अपडेट्स ले लेकर के आते हो? और मतलब ये जो कहते हैं कि हमारे पास पहले ही आंसर की आ गई है, एक घंटे बाद देंगे वो लोग, हमारे पास तो भी आ गई, ये सब झूठ होता है, वो क्या वो है, अपने खुद ये ही। सब सब झूठ होता है। ये सब मतलब क्लिक बेट है एक तरह से। और ओके। बेसिकली लोग करना क्या चाहते हैं, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए भाई है, वो करते हैं। ओके सर आप नाम मत लेना, बट जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हम देखते हैं, ये अड्डा, अन अकेडमी, बाईजूस, इन सब के जो टीचर्स हैं, इनका कोई ऐसा डार्क सच है क्या जो हमें नहीं पता होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर, बट कुछ ऐसी चीज़, या फिर वो जैसा शो कर रहे हैं अपने आप को इंटरनेट पे, जितना अच्छे से अपने कोर्स को बेच रहे हैं, वही ऑथेंटिसिटी है उनकी, या कोई ऐसी स्टोरी है? जितने भी टीचर्स से मैं मिलता हूँ और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, बेसिकली बहुत बहुत डिफरेंस है दोनों में। एक कंट्रास्ट ही बना हुआ है। यूट्यूब पर वो लोग कुछ अलग ही अपने ऑन स्क्रीन कुछ होते हैं, ऑफ स्क्रीन कुछ होते हैं। बेसिकली टीचर्स के साथ क्या है ना, एक दो टीचर है जो ऑथेंटिक है, बाकी सारे लोग क्या करते हैं, सामने आकर मीठी मीठी बातें करना कि हमारा ही कोर्स है, हमारे से ही हम्म सिलेक्शन होता है, हमने ही क्रांति ला दी थी यूट्यूब पर। ये सब अलग ही चीज है। बाकी उनको हम्म आप पीछे से मिलेंगे तो उनको लगेगा अरे यार यूट्यूब मास्टर क्या क्या बात कर रहा था, यूट्यूब पे इतनी गहरी गहरी बातें कर रहा था, और हाँ ये हाँ यार इस हाँ। तरह का है। तो वो सब बहुत दिखावटी चीजें है, बहुत एटेक तो बहुत गंदा है। ओके, और वो जो चीज़ है कि जंप कर रहे हैं टीचर्स प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, पैसा पैसा पैसा। पूरा खेल पैसे का ही है। अच्छा। पूरा खेल, जैसे टीचर क्या है ना, अभी आप देखेंगे कि पैसा इतना ज्यादा पैसा है कि हम्म आप देखिए आरआरबी ग्रुप डी का कल डेटा आया वैकेंसी का कि इतनी वैकेंसी है और कितने फॉर्म पड़े, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। अब 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, अगर मैं आज के टाइम पे कोई कोर्स लॉन्च कर दूं 100 रुपए का, और हम्म उस 1 करोड़ में मैं 1 लाख लोगों को भी बेच दूंगा, तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो गए। हम्म। एग्जैक्टली, और वेरी गुड। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। जितने बड़े प्लेटफॉर्म है वो दो दो तीन तीन लाख कोर्स बेचते हैं, 200 250 रुपए में 100 100 करोड़ एक एक वैकेंसी कमाते हैं। तो पैसा, इससे ज्यादा पैसा और कहाँ है। अब एजुकेशन धंधा बन चुका है, जो एक लाइन में अगर बोलें। धंधा, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। कुछ टीचर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेसिकली टीचिंग जब से ऑनलाइन और इस तरह से हुई, वो अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो बिजनेस ही कर रहे हैं। हम्म बाकी ये है कुछ टीचर्स अच्छा भी करते हैं, लेकिन उतना लाइमलाइट उन लोगों को मिल नहीं पाता।
आप नाम लेना चाहोगे कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स का जो जिससे गाइड हो पाए कोई स्टूडेंट, जिनको फॉलो करके? टीचर बहुत सही है, अभिनय शर्मा सर हो गए। मैं विकास दिव्यकीर्ति सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। विकास दिव्यकीर्ति सर को मतलब मैं अपना आइडियल लेक्चरर मानता हूँ। एज़ अ टीचर नहीं सिर्फ मानता हूँ उनको, एज़ अ ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा नेचर है और सारी चीज़ें। बाकी टीचर्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल टच भी है और ठीक-ठाक टीचर हैं कुछ। अशब अहमद एज़ अ टीचर एज अ टीचर? एज़ अ टीचर यार मैं अगर आप बताऊँ मैंने मैं बीटेक के दौरान 4 साल ट्यूशन पढ़ाया हूँ, बहुत ट्यूशन पढ़ाया है। उसके बाद हाँ। कोविड वाले टाइम में 2020 में मैंने अपनी कोचिंग खोली थी, मैं पढ़ाता मैं मुझे पढ़ाने में बहुत शौक था। बट अब मैं ओके। इस फील्ड में आ गया हूँ ना, अगर आज मैं पढ़ाने खड़ा हो जाऊँ, तो शायद वो कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा कि अरे यार ये तो कॉमेडी करता था, कहाँ पढ़ाने लगा। यस, तो मेरी सही कह रहे फील्ड अलग हो चुकी है, तो मैं वो चीज़ कर नहीं सकता, लेकिन मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ। हो। एग्री, वेरी गुड। आप टीचर का काम होता है, देखो ज्ञान सबके पास है, वो ज्ञान शेयर करना आना चाहिए, उसको टीचर कहते हैं। तो वही तो, अब वो चीज़ एज अ टीचर करो या फिर एज अ क्रिएटर करो। टीचिंग भी एक तरह की आर्ट ही है हाँ और वही। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से वो भी आर्टिस्ट ही हैं। वो कंटेंट एग्जैक्टली। क्रिएशन उनका भी है, बेसिकली वो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में वही। कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो कि आपने पहले कॉमेडी करी और अब आप शिफ्ट करना चाहो टीचर से। एक चैनल है साइंस एंड फन करके, उन्होंने पहले टीचिंग स्टार्ट की थी और फिर वो कॉमेडी सी में आ गए थोड़ा सा, है ना? ठीक है। सर ये प्लेटफॉर्म्स पे मैक्सिमम सैलरी आपने कितनी सुनी है किसी टीचर की अन अकेडमी पे, और उस तुम्हें पता है वो कितने में बिका है, ऐसा कुछ? यार मैंने तो बहुत रूमर सुने हैं, 50-50 करोड़ और पर आवर, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो पर आवर पे करते हैं कि आप इतने लेक्चर लीजिए, पर आवर 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से रहते हैं। ओके। तो ये फेमस टीचर्स होते हैं या फिर कैसे, मतलब, या कोई भी टीचर? फेमस टीचर्स को नहीं, कोई भी किसी को नहीं देते। बाकी जो नॉर्मल टीचर्स जिनको कोई नहीं जानता, उनको 30-30 40-40 हजार पे 10-10 घंटे काम कराते हैं। अरे बाप रे, अच्छा। फेमस टीचर आप देखेंगे, अगर आप यूट्यूब पे ही देखेंगे, किसी भी फील्ड में देखेंगे, रेलवे हो गया या एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, 8-10 ही तो हैं, वही 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 उससे वही। ज्यादा है नहीं। लेकिन इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे देखेंगे कई कई हजार टीचर हैं, तो सबको थोड़ा पैसा दे रहे हैं वो तो बस एक हम्म। स्क्रीन को पैसा दे रहे हैं। ठीक है। टीचर्स जो हैं कंट्रोवर्सी से हो सकते हैं फेमस, या कंटेंट से, क्या लगता है आपको? कंट्रोवर्सी से फेमस हो सकते हैं बट इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। ठीक। तो बहुत तो अच्छी बात बोली है सच में आपने। कंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप साल भर 6 महीने में गायब हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। सर कोई ऐसा पर्टिकुलर केस आप हाईलाइट करना चाहोगे जो आपने एजुकेशन से रिलेटेड सुना हो? कोई ऐसा टीचर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, या किसी स्टूडेंट ने आपको बताया हो, डीएम किया हो, कोई ऐसा डार्क सा? बहुत सारे लोग बताते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का कोर्स लिया, उसके कोर्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है, गुरुजी बोल दिए थे कि फ्री में मिलेगा, अब उसको फिर से फ्री में मिल नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स और इन सब में होता है। बट ये है कि किस तरह की कोई कंट्रोवर्सी, ज्यादातर इस सब तरह की कंट्रोवर्सी आ जाती है, पब्लिक डोमेन में आ ही जाती है। आज के टाइम पे हम्म। इतना सब कुछ, इतना एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का कि कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं तो पता ही चल जाएगा। ओके। ओके, ठीक है। थोड़ा डीप करते हैं बातें। अगर अगर आप अलाउ करें तो इस समय और हर समय जो चीज़ें चलती रहती हैं देश में, हिंदू मुस्लिम, अब तो पंजाबियों को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, अब तो क्रिश्चियन से भी हमारी दुश्मनी हो रही है, अब तो कोई हम ना लैंग्वेज के बेसिस पे किसी को छोड़ रहे हैं, ना रिलीजन के बेसिस पे छोड़ रहे हैं, और कास्ट के बारे में तो हमारी हिस्ट्री खैर है ही। तो अगर आप अलाउ करें तो इस बारे में हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप पाकिस्तान चले जाओ, आप गद्दार हो, आप तो यहाँ डिज़र्व ही नहीं करते हो, आपको कन्वर्ट होना चाहिए, और ये तो बस जहाँ रहते हैं वहाँ पे अच्छी बात। ये जो कमेंट्स हैं, आप अगर कोई कोई मुस्लिम अच्छा काम भी कर रहा है ना इंटरनेट पे, तो भी मिलते हैं उसे, नाटक है ये सब करके। क्या है आपका रिएक्शन उस पर? हंसी आती है, तरस आता है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है देश के लिए, देश के यूथ के लिए, क्योंकि यूथ ही है ये सारा, बड़े लोगों को तो इतना नहीं है, यूथ बहुत है इस चीज़ में। यार मैं तो पहले जब कमेंट्स देखता था, जब शुरुआत मेरी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता था, क्योंकि मेरा कभी इंटेंशन, अगर मैंने 2000 वीडियो बनाई होगी तो 2000 वीडियो में हम्म। से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो किसी तरह की धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मतलब विवादित बयान कभी दिया ही नहीं। और मेरा मतलब मेरी कोशिश थी, हमेशा यही थी कि यार एक ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है ना जिसमें कभी कंट्रोवर्सी ना हो, इस तरह की धार्मिक या सांप्रदायिक या जातिवाद। हम्म। मेरी हमेशा से कोशिश थी और मैं उस चीज को मतलब, आप अगर मेरी वीडियोस को देखेंगे
तो वीडियोस में आप पाएंगे भी कि हाँ यार ये जो कह रहा है ना सही कह रहा है, कभी नहीं किया और ना कभी हम्म। करूंगा। क्योंकि मेरे लिए क्या यार, ये हिंदू मुस्लिम और ये जाति और ये संप्रदाय, ये सब चीजें मुझे नहीं, मतलब मैं ये सब तो फॉलो लो, बहुत ज्यादा वो चीजें हैं नहीं कि इसको गाली दे दो उसको ये कर दो। तो शुरुआत में जब कमेंट देखता था तो लगता था, बुरा लगता था कि अरे यार ये कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, अभी बता रहा हूँ। फिर ये हम्म। हुआ, सब चीजें थोड़ा नॉर्मल हुई और लोगों ने उतना मेरे ऊपर कभी कमेंट भी नहीं किया, क्योंकि कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो अब जब कभी कोई कमेंट करता भी है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुझको डिफेंड करने, वो नॉन मुस्लिम ही होते हैं, बेसिकली मुझको यस। डिफेंड करने आ जाते हैं। तो वो मुझे, मेरी आप ऑडियंस देखेंगे, अगर मेरे 5 लाख 5.5 लाख फॉलोअर्स है तो उसमें से 70 60 70% नॉन मुस्लिम ही होंगे, तो मेरी मेन ऑडियंस तो नॉन मुस्लिम है। तो मैं तो ये कभी कह ही नहीं सकता कि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, ये सारी चीजें ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, बेरोजगार लड़के का कोई धर्म जाति होता नहीं है, वो तो उसकी परेशानी है, उसकी परेशानी भाई नौकरी नहीं लग रही है, उसमें कहाँ धर्म कहाँ जाति। ठीक है। और जैसे कम्युनिटी के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं आपके आसपास के? क्या मतलब, क्या वो आपको सहानुभूति दे रहे होते हैं या फिर वो ऐसे सिखा रहे होते हैं कि नहीं यार, छोड़, तू क्या कर रहा है किसी के लिए, अच्छा मरने दे, पढ़ रहा है पढ़े, ना पढ़ना ना पढ़े, तू अपना ध्यान रख बस अपनी मेंटल पीस का। नहीं, पहले शुरुआत में क्या था कि लोगों को मेरे घर और पे आकर कहते थे कि अरे आपका लड़का बिगड़ गया, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड शुरू से ही अच्छा था, पढ़ने में भी हम्म। अच्छा था, तो लोगों को लगता था कि यार ये कुछ बने बनेगा। और जब मैं हम्म। यूट्यूबर और इस तरह की चीजें बनने लगा तो लोगों को घर और पर आकर कहने लगे कि अरे आपका लड़का बिगड़ गया है। और ये शुरुआत की चीजें थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जब दिखा कि अरे यार ये तो पैसा कमाने लगा, और मेरी दोस्ती यारी बहुत सारे मतलब ब्यूरोक्रेट से हो गई, तो उससे क्या हुआ कि मेरे जिले में भी जब कोई नए एसपी या नए एसडीएम आते हैं तो ज्यादातर मेरे जानने वाले होते हैं, तो उनसे मैं हम्म। मिलता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, तो सबको लगता है कि अरे यार ये कुछ तो कर दिया है तगड़ा, तभी आते हैं। हाँ। पहले एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था एसडीएम, तो वो आया हुआ था यहाँ पर, उसकी टांडा में पोस्टिंग थी, तो मैंने उसको हम्म। घर पे बुलाया था खाने के लिए, तो वो खाने के लिए आया, तो उसने अपनी मतलब वो अ, उनकी जो ऑफिशियल कार होती है उससे आया, और 3 4 उसके साथ कांस्टेबल थे, तो घर के बाहर आए, तो मेरे मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा हो गए कि मास्टर साहब का लड़का जरूर कुछ गलत किया है, आज ही उठेगा। हाँ जी। तो हो उनको गया, ये लगा ज्यादा वायरल हो कि गया, ज्यादा वायरल हो गया। ये कुछ गलत काम कर रहा था, अब समझ में आएगा इसको। फिर तो ये चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, लोग आते जाते लगे, तो सबको लगने लगा कि नहीं यार कुछ तो सही कर रहा है, तो अब ओके। एक्सेप्टेंस है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कम्युनिटी का पार्ट हो चाहे ना हो, रह सब नॉर्मली रहे हैं। मतलब अगर एक हिंदू होगा तो वो भी यही बोलेगा कि ये तो ड्रामा ही करता रहता है, आज ही गया आज ही पिटेगा, और मुस्लिम है तो भी वो ऐसे ही कह रहा है। ऐसा नहीं है कि चाहे तू अच्छा करे चाहे तू बुरा करे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। सर, क्या लगता है इसका कोई सॉल्यूशन है एज ऑफ नाउ? क्या सॉल्यूशन हो एजुकेशन सकता है यार, बेसिकली जितने लोग ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन में जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना, तो जितना ज्यादा आप एक तरह से अपने आप को मेट्रोपॉलिटन करेंगे उतनी ज्यादा तेजी से चीजें चेंज होंगी। मेरे बहुत सारे दोस्त नॉन मुस्लिम है, बहुत सारे, और उनसे है? मैं हर तरह से मतलब जुड़ा हुआ, बचपन से मेरे सारे दोस्त हैं। तो मेरे लिए कभी ये सब वही चीजें हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता वही। है कि जितनी ज्यादा दोस्ती यारी होगी चीजें नॉर्मल होंगी, तो होनी भी हम चाहिए दे, है। वही हैं, कहीं जगह हैं। मैं देखता, हम अब देखते हैं सर, हम भी तो देखते हैं रील्स वगैरह में, बहुत सारे केसेस आउट ऑफ नोवेयर कभी कभार दिख जाते हैं कि यार एकदम ही काश ऐसा हो जाए हमेशा के लिए, इंडिया एकदम अनस्टॉपेबल हो जाएगा। कुछ चीजें रहेंगी यार, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये सब चीजें लगी रहेंगी। 140 वही करोड़ में कैसे कम लेंगे। वही वही वही। मेरा एक दोस्त है मोहम्मद हबीब खान, 11th 12th में मेरा दोस्त बना था, वो आज तक मेरा दोस्त है। आतिफ भैया हैं। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, काफिला एक सोसाइटी है जिसने मुझे एंकरिंग सिखाई है, उसका जो नींव रखी थी वो आतिफ भैया ने रखी थी, आतिफ सिद्दीकी। अब आप सोचिए कि जब मैं एक कमेंट पढ़ूंगा कि हाँ टेररिज्म का एक रिलीजन होता है, ये लोग होते हैं, क्या मैं मान लूँगा? क्यों? क्योंकि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, मैं इतना ज़्यादा, मैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहा हूँ कि इन्हीं लोगों ने तो मुझे बनाया है। तो मेरा मत तुम बदल ही नहीं सकते कि नहीं, मैं तो मतलब, हाँ वो जो हुआ वो गलत है और वो जो लोग हैं वो बहुत घटिया हैं, लेकिन वो रिलीजन, समझ रहे हो, वो वाली चीज़। ठीक 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 ठीक। कभी आपको अपॉर्चुनिटी और आइडेंटिटी में से कुछ चूज़ करना पड़ा है? कोई ऐसा केस हुआ हो कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन बिकॉज आप किसी सर्टेन कम्युनिटी से हैं तो आपको बैक ऑफ करना पड़ा हो, वहाँ ना जाना हुआ हो कि नहीं नहीं भाई वहाँ तो मुझे बुली करेंगे या फिर मुझे ठीक से बिहेव नहीं करेंगे मेरे साथ, या ऐसा कुछ? यार डिपेंड करता है कि वो किस तरह की अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से मैं उससे
एक तरह से मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को। अगर मुझे ऐसा हुँ। लगता है कि नहीं यार मैं वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा तो शायद मैं ना जाऊँ। लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा कुछ दिन में क्योंकि रहता है यार आप किसी नई जगह जा रहे हैं, आप स्कूल में ही नया स्कूल चेंज करिए, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर लगेगा कि पता चला कोई टीचर आपको नहीं पसंद आ रहा है, कोई जिस सीट पे आप बैठ रहे हो उसकी बगल वाली सीट का लड़का पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे-धीरे क्या रहता है कि चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं, तो जैसे ही आप मैनेजेबल हो जाते हैं, फिर नॉर्मल रहता है। तो चूज़ करने में तो डिपेंड करेगा कि किस तरह की सिचुएशन है। ओके, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है आपके साथ कभी? मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरे साथ कभी नहीं। ओके, ठीक है। क्या कभी आपने इंटरनेट पे या रियल लाइफ में कोई ऐसा बच्चा या यूथ देखा कि वो इस टॉपिक पे कुछ ऐसी बातें कर गया और ऐसा कुछ रील बना दी उसने कि एकदम आप तो शॉक ही हो गए कि ऐसा है हमारा देश का यूथ? बहुत सारे, अब तो बहुत सारे मिलते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि अरे यार ये 15-16 साल के लड़के क्या ही बता दिए हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है। किसी को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कोई जज करने वाला नहीं है। हुँ। लोग आते हैं कुछ भी बोल के किसी भी टॉपिक पे बोल के चले जाते हैं, तो चीज़ें तो काफ़ी मतलब निकल चुकी है आगे तो ही। कोई केस, कोई पर्टिकुलर केस है आपको याद हो रिसेंट? यार इस तरह का मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं एक छोटी सी वीडियो मैंने देखी थी, मैं उसके बारे में आपसे पूछता हूँ। एक लड़का था, आई गेस गोरखपुर से था, यूपी में। 15-16 साल का होगा और वो इस तरीके की बात कर रहा था कि ये जो हुआ केस ये गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान को गाली क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान तो जिंदाबाद, पाकिस्तान तो अच्छा है। तो इस तरीके की, और नहीं नहीं, हिंदुस्तान को हम क्यों बोले जिंदाबाद, क्यों बोले? ज़रूरी थोड़ी ना हम तो पाकिस्तान को बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, बुराई क्या है? तो ये मेंटेलिटी सही है या मतलब वो एक कंट्री को, फॉर एग्जांपल मुझे डेनमार्क बहुत पसंद है, मुझे मुझसे अगर डेनमार्क पसंद पूछोगे है। ना, मैं हम्म। तो मैं भारत माता की जय हरदम बोलूँगा। क्योंकि हमारे स्कूल में शुरुआत से ही प्रार्थना होती थी जब शुरू में, तो हम लोग 3 बार भारत माता की जय बोलते थे। तो मेरे लिए हम्म। मतलब देश मुझसे बढ़ के है नहीं कुछ, वो तो मेरी हाइट-वाइट कम है कि मैं इसमें डिफेंस सर्विसेज़ में चले जा नहीं पाया। नहीं, नहीं अरे तो नहीं सर। मैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग होता है। मैं आईटी वाले मेरे दोस्त हैं या जो सीबीआई और इन सब डिपार्टमेंट से, उनसे मैं हाँ 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 हमेशा हाँ। वो सब मिलते हैं तो मैं उनसे कहानियाँ सुनता रहता हूँ, यार कुछ बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ बताओ जो हम नहीं जानते हैं। तो मैं उनसे कहानियाँ सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी कोई मिशन पे जाता इंडिया के लिए और ये करता, वो करता। तो मेरी पर्टिकुलर जो है ना मतलब मेरी थिंकिंग जो है वो यही है कि भाई भारत ये जो है, अरे वाह सर, वेरी जो गुड। बट हम्म। और ये चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे अपीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसा भी नहीं है। वो मेरे साथ शुरुआत से ही चीज़ें रही हैं। ठीक है सर, मतलब मेरा सवाल, लेकिन ये बात मैं समझ गया, लेकिन सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए अगर मुझे डेनमार्क की जो कल्चर है बहुत पसंद है और मैं बोलूँ कि नहीं नहीं भाई डेनमार्क, लॉन्ग लिव डेनमार्क, यार बहुत अच्छी जगह है, खूब भले फूले मज़े करे, बढ़िया है, अभी तक सब ठीक है। जैसे ही मैंने बोल दिया अरे पाकिस्तान बढ़िया एकदम यार लॉन्ग लिव तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ये मेंटालिटी गलत है या फिर ये बोलना ही गलत है? देखिए, अगर आप भारत को गलत कहकर किसी और कंट्री को सही कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा वो है कि आप यार अपने घर के लड़कों को ना आदमी कुछ भी गलत-वलत करता है ना, तब भी माँ जो रहती है, वो माँ-बाप जो रहते हैं ना, वो छुपाए रहते हैं, हाँ। अरे नहीं हमारा लड़का तो बढ़िया ही है। तो कोई अपने घर को कुछ चीज़ें रहती है यार, ऊँचा-नीचा हो जाता है, बट आप अपने घर को बुरा कह के और कहें कि नहीं उनका घर ज़्यादा अच्छा है पड़ोसी का, तो ये चीज़ें गलत है। हाँ, आप अपनी ठीक। कमियों को और अच्छाइयों को मैनेज करिए, तो करते हैं ये लोग। ठीक ठीक ठीक। ओके, परफेक्ट सर। सर एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी हैं, क्या ये पैसे लेके सिलेक्शन करवाते हैं? यार केसेस तो आते रहते हैं, बट ऐसा मुझे कोई मिला नहीं कि मैं उसको पैसा देकर करा लूँ अगर तो लेकिन केसेस होते हैं, थोड़ा बहुत तो रहता है, लगता है कि हाँ यार, ये कैसे बन गया? अच्छा। और मतलब ये केसेस होते हैं, ये केसेस आते रहते हैं, ये रूमर्स आते रहते हैं या आपको पता है कि ऐसा हुआ है ये, मतलब इस बंदे के साथ? यार ऑफिशियल तो देखो कुछ-कुछ चीज़ें होती है तभी जो पता चलता है, बाकी ऐसे एज़ सच मैंने यूपीएससी में और इन सब में कभी सुना नहीं, इस तरह के रूमर्स भी नहीं सुने। यूपीएससी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब प्योर है इस मामले में। बाकी और जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, उसमें थोड़ा बहुत रहता है कि कभी-कभी सुनने में आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, इस वजह से वो हो गया, रद्द हो गया पेपर। तो ये सब चीज़ें अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं न कहीं भाई पैसा लिया ही होगा तभी तो लीक किया होगा, फ्री में तो कर नहीं देगा कोई लीक। तो चल ही रहा है तभी हुआ है। वही वही। तो क्या रीज़न है कि यूपीएससी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहे हैं पेपर लीक और एसएससी में आए दिन हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? यार यूपीएससी एक तो क्या है कि उसके साथ जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत अच्छी है।
उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, और दूसरी चीज क्या है, उनके पास उतने एस्पिरेंट जा भी नहीं रहे। एक लिमिटेड एस्पिरेंट है कि भाई 10 लाख फॉर्म पड़ा, 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। एसएससी और भी जितने बड़े एग्जाम आप रेलवे के एग्जाम से ले लेंगे, उन सब एग्जाम्स में क्या है कि यार उसमें बहुत बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उनको मैनेज करना, उनके पूरे चेन को लिंकेज करना, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं लीकेज रह ही जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये रीजन हो। ओके ठीक है। खान सर ने एक बार बताया था कि इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि यूपीएससी में जो अधिकारी लोग बैठे हैं पद पे, वो यूपीएससी के ही सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें तो ईमानदारी ही है। और एसएससी में जो बैठे हैं वो एसएससी के थ्रू गए हैं, तो एसएससी तो शुरू से ही चलता आ रहा है ना, गलत तरीके से ऑपरेट हो रहा है, तो वो वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है सर, रिजर्वेशन के बारे में बात करें थोड़ी। कर सकते हैं। ठीक है, क्या थॉट्स हैं आपके रिजर्वेशन को लेके, अभी जो करंट सिस्टम है हमारा रिजर्वेशन का। यार रिजर्वेशन का ना, जब हम लोग के यूपीएससी की क्लास चल रही थी, तो उसमें जब रिजर्वेशन टॉपिक आया, तो रिजर्वेशन टॉपिक जैसे ही बोर्ड पे लिखा गया, तो उसमें टीचर जो थे उन्होंने पहले ही कह दिया कि जब भी रिजर्वेशन की बात होगी, पूरी क्लास दो भाग में बढ़ जाएगी। एक कहेगा जो भाई मतलब होना ही नहीं चाहिए, और एक कहेगा कैसे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अभी के टाइम पे जो सिनेरियो है और जो सारी चीजें हैं, जिस तरह रिजर्वेशन आप ऐसे हटा तो नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि नहीं हटा देना चाहिए, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि भाई कि आप चीजों को कभी मॉनिटर नहीं करेंगे। हमें हर चीजें देखना चाहिए कि आप अगर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे रहे हैं या ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, किस तरह से क्रीमी लेयर इवॉल्व कर रही है, किस तरह से ईडब्ल्यूएस के जो क्राइटेरिया हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी के टाइम पे हमको धीरे धीरे टाइम टू टाइम मॉनिटर करनी चाहिए। तो मॉनिटरिंग करते करते हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो है चीजों को थोड़ा मॉनिटर करके बाकी चीजें ठीक है। ठीक है सर, एक एग्जांपल मैं रियल लाइफ देना चाहता हूँ आपको। मेरे दो दोस्त थे, नीरज और सतीश नाम था उसका। सतीश जो है किसी एक पर्टिकुलर वर्ग से आता था। ठीक है, नीरज नॉर्मल एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था। नीरज और सतीश के फादर जो हैं एक ही डिपार्टमेंट में एक ही ऑफिस में काम करते थे, सेम सैलरी। ठीक है, जो किताबें नीरज खरीद पा रहा था वो सतीश भी खरीद पा रहा था। एक ही साथ हमारे साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था, पढ़ता तो क्या ही था वो मज़े ही लेता था सब ठीक है, लेकिन सतीश के अलावा, सतीश अगर एक पर्टिकुलर पिछड़े वर्ग से अगर आ रहा है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है गिवन द फैक्ट कि उसके पास रिसोर्सेज वही हैं जो एक जनरल कैटेगरी के बंदे के पास हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक शेड्यूल ट्राइब का लड़का है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको धूप में चल के जाना पड़ता है एक बुक खरीदने के लिए, वो भी फोटो स्टेट लेके आता है वो, और उसके पास रिसोर्सेज कम है, एजुकेशन कम है, और वो रिजर्वेशन उसको भी मिल रहा है। बट सतीश का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे और रिजर्वेशन भी था। पर उसी की कैटेगरी का मेन बंदा जिसको मिलना चाहिए था उसका तो नहीं होगा। तो इसमें फ्लॉ आपको ये नहीं लगता कि जिसको मिलना चाहिए उसको सच में नहीं मिल पा रहा है। यार देखो, मुझे जहां तक रिजर्वेशन के बारे में पता है, तो रिजर्वेशन फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से नहीं दिया गया था। हम्म। रिजर्वेशन सोशल स्टेटस की वजह से दिया गया था, हाँ। कि यार उनका सोशल स्टेटस एक अपलिफ्टमेंट हो, कि जो हम्म। चीजें उनके साथ, उनको अगर मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, या उनको एक पूरे मोहल्ले में एक अलग कोने में रखा जा रहा है, गांव भी उनका अलग कर दिया जा रहा है, इस चीज का अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। अब उसको हम्म। हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर आज के टाइम पे, तो थोड़ा सा मुझे मुझे लग रहा है कि गलत ही होगा, क्योंकि अभी भी हम्म। उस तरह का अपलिफ्टमेंट उनका हो नहीं पाया है। आज भी हम देखते हैं कि यार राजस्थान में कोई छोटी जाति का लड़का अगर दूल्हे पे, मतलब वो घोड़े पे बैठ जा रहा है हम्म। दूल्हा बनते वक्त, तो उसको यस। बारात नहीं निकलने देते। तो ये सारी चीजें आप पैसे से और इनसे मतलब मानसिकता नहीं बदल सकते ना, कि तो वो ओके। मानसिकता बदलना मुझे लगता है रिजर्वेशन का मेन पर्पज था, और वो उसी की तरफ कर भी रही है। धीरे धीरे लोगों की मानसिकता चेंज भी होगी, जिस तरह से हमारी एजुकेशन और ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। तो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि केवल फाइनेंशियल स्टेटस देख के नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल उसके बेसिस पे कर दें कि जो गरीब है उसको मिलेगा। ओके ठीक है, तो फिर मेरा दूसरा पॉइंट ये है, विकास जी, विकास सर का ही एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे थे, दिव्यकीर्ति सर, कि एक लड़का जिसका बास्केटबॉल का प्रैक्टिस कोर्ट जो है उसकी 6 फीट पे है बास्केट करने के लिए, ठीक है, और एक लड़का उसकी 3 फीट पे है। 3 फीट पे करेगा तो उसको गोल मिल जाएगा, ये करेगा तो इसको भी पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको प्रैक्टिस वहीं पे कराएं, खूब प्रैक्टिस कराएं उसी पे, 6 फीट वाले पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस उसी के साथ करे वो, लेकिन जब मेन गेम खेलने जाएगा तो उसका 3 फीट पे नहीं होगा, उसका भी 6 पे। तो मतलब ये वो ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन को हम एजुकेशन में तो दे दें,
बट फिर एग्जाम में ना दें, सबको एजुकेशन में रिजर्वेशन दें, ये क्या आप इसमें मतलब एग्री करोगे? यार मुझे लगता है ना, हम इक्वालिटी और इक्विटी की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात है कि बेसिकली हम इक्विटी पे काम करते हैं कि जो सबको हमको 6 तक ही पहुंचाना है। अब वो हाँ 3 वाले को चाहे हम उसको थोड़ा और रिजर्वेशन हमने हमने दिया भी इसी वजह से शायद कि यार जो नीचे है उसको उठा के वहीं 6 तक लाकर रोका जाए, और जो हम्म 6 पे उसको नहीं दिया गया। हम्म तो मेन रीजन तो मुझे यही लग रहा है कि अगर इस तरह की चीजें हो जाए तो ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर, नितिन गडकरी जी का एक पॉडकास्ट देख रहा था मैंने आपके इंट्रो, जब मैं आपके इंटरनेट पे डाला ना, हु इज़ ऐसे ऐसे करके अशब अहमद अंसारी, तो उसमें एक और वर्ड लिखा है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी, उस पे उन इश्यूज़ पे भी आप बातें करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक मेरे पास एक क्वेश्चन है। नितिन गडकरी सर के साथ एक होस्ट बैठा था, उसने बोला कि तृतीयपंथी जो थर्ड जेंडर बनते जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने बोला बहुत बेकार है, नहीं बनने नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? समाज जैसे चलेगा वो तो समाज डिसाइड करेगा ना, समाज कर रहा है डिसाइड, उन्हें बनाने हैं जेंडर, वो बना रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला, होस्ट ने, कि सर ये जो कास्ट को लेके रेसिज्म होता है, कलर को लेके रेसिज्म होता है, जेंडर को लेके ये सब हो रहा है, यहाँ पे रेसिज्म क्यों हो रहा है? सोशल स्टेटस, सोशल लेवल पे क्यों ऐसे कर रहे हैं समाज? तो फिर नितिन गडकरी सर ने बोला कि हाँ तो समाज ले रहा है ना डिसीजन, तुम अभी तो कह रहे थे कि समाज ले सकता है, अब समाज ले रहा है डिसीजन, तो क्यों मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो? तो क्या लगता है आपको कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट समाज में होना चाहिए, या जो समाज कर रहा है करने दो उसे? अगर वो कह रहा है थर्ड जेंडर तो थर्ड जेंडर, लेकिन फिर समाज ही अगर उनको बुली कर रहा है तो वो बुली होते रहें। बेसिकली गवर्नमेंट को इतना इन्वॉल्वमेंट तो रखना चाहिए। अगर समाज को वो जो कर रहा है पता चला पूरा समाज डकैती करने लगा तो वो पूरे समाज को डकैती करने तो नहीं देगा। तो इतना तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्या चीजें गलत है क्या चीजें सही है, थोड़ा बहुत ठीक तो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऊपर से सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बट मॉनिटरिंग के साथ इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए क्या? कुछ ऐसे रूल्स डेवलप करने चाहिए कि हाँ भाई ऐसे करो, तुम ऐसे मत करो? इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इन्क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। बेसिकली कि ठीक। आप किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ लिविंग को आप बेसिकली डिस्ट्रॉय ना कर दें एकदम, कि पता चला नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम हम्म पानी नहीं पी सकते। तो ये इतना अगर आप इस डीप लेवल तक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एक तरह से इंक्रोचमेंट है, तो इतना नहीं करना चाहिए, बट हाँ करना चाहिए। ठीक है। और सर, ये यूपीएससी आईपीएस वगैरह में कुछ हाइट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्या? सर्टेन हाइट के लोग जा जा सकते हैं? सकते हैं। आईपीएस में तो मैं जानता हूँ 165 सेंटीमीटर होता है। 165? हाँ। ओके। और अगर मैंने क्रैक कर लिया और बाद में मुझे पता चला कि मैं नहीं बन सकता आईपीएस, ऐसा कुछ, वो कैसे? भगा देते हैं भाई। अच्छा, ओके। ठीक है। तो मतलब एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है उस तक ये बात कैसे पहुंचेगी? मतलब वो पहले से ही दिमाग में रखे ना फिर ये। यार यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा ना, अगर जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको ये सारी चीजें मालूम होती है। एक ओके। जो लगता है कि, और बाकी नहीं तो ऐसे तो सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी बताना बहुत आसान चीज है ना। आपको चार हम्म पांच साल तक एक वो मिल जाता है, सिक्योर जोन मिल जाता है, तो ये आपसे फिर पूछेगा नहीं कुछ भी करा रहे, हाँ तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हाँ हैं। वही तो वही एक वही। वर्ग ये भी है और एक वर्ग ये भी है जो पूरी अपने आप को डेडिकेटेड किया हुआ है इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए, तो ओके उनको सब सर। कुछ मालूम है। ठीक ठीक ठीक। सर, अगर आप अपने कंटेंट से कुछ बदल सकते, कोई सिस्टम बदल सकते, तो आप कौन सा सिस्टम बदलते? सरकारी नौकरी का, कोचिंग का, या एजुकेशन का, और क्यों बदलते? यार मैं सरकारी नौकरी को बदलता। कुछ चीजें हम्म ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब में ये है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आती, और हम्म बहुत सारे एग्जाम वही एग्जाम ऐसे हैं जिसमें क्या रहता है कि अगर 10,000 वैकेंसी आई तो उसमें 6,000 वैकेंसी फिल करते, 4,000 लोग लेते ही नहीं है। हम्म तो एक चीज तो ये रहना चाहिए कि जितने भी एग्जाम है उसमें वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि यार एक नौकरी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छोड़ रहा है उसके लिए शायद ना उतनी इंपॉर्टेंट हो, बट कोई एक है जिसके लिए सब कुछ है। तो एक ओके। चीज तो ये होनी चाहिए। बाकी दूसरी चीज ये होनी चाहिए ना कि एग्जाम टाइम में एक लिमिटेशन होना चाहिए, कि कुछ ऐसा लॉ बन जाए ना कि 6 महीने में एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ इस हम्म तरह का लॉ बनना चाहिए इंडिया में। तो ऐसा मैं तो कुछ बन गया तो मैं तो बना ही दूंगा भाई, 6 महीने में लड़के को सरकारी नौकरी दो चाहे जीते दो। अब आप कुछ ओके कुछ एग्जाम देखेंगे पूरे यूपी में देख लीजिए, या ऑल ओवर इंडिया ही लेवल पे देखेंगे, 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं कि वो पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये चीजें गलत है। ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेंज करेंगे। और अगर जस्ट इन केस अगर आपका आंसर होता कि आप एजुकेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करते? यार एजुकेशन में चेंज क्या करता, किस लेवल पे चेंज करता।
मैं तो प्राइमरी और इन सब लेवल पे चेंज करता कि यार जो हम लोग के ना बुक्स पढ़ाई जाती है ना उसको थोड़ा बहुत तो इस तरह का बनाए कि वो इंटरेस्टिंग लगे। हम लोग हम्म सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे क्लास 10th में, तो क्लास हम्म 10th में सामाजिक विज्ञान चाहिए तो सोशल साइंस, मतलब अगर हिंदी वाला थोड़ा वो, मैं हिंदी मीडियम का था हाँ हाँ हाँ, वही तो वही मैंने मैं बोला, ये कौन सा साइंस सब्जेक्ट था भाई? तो सोशल साइंस में क्या होता था बेसिकली, हमारे टीचर आते थे, टीचर आए, किताब उठाए, किताब की रीडिंग लगा दी, उसके बाद सामने वाले लड़के को उठाए, एक बार उससे रीडिंग लगा दी। भाई हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि हिस्ट्री में हुआ क्या, कैसे हुआ। तो जब यूपीएससी की तैयारी किया तब चीजें समझ में आई कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो बहुत हम्म सारी चीजें ऐसी है ना जो हम लोग को एक तरह से टीचर और स्टूडेंट पे भी गए थे, और अगर वो लड़का खुद से भी बुक्स को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन है। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा इन सब चीजों को चेंज करना चाहिए कि लड़का अगर खुद से भी पढ़ना चाहे तो थोड़ा बहुत समझ जाए। ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। एनईपी आपको लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने चेंजेस लाए हैं थोड़े बहुत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेंजेस अभी तो हम लोग को नहीं दिखेंगे, शायद वो 10 साल 15 साल बाद हम लोग को दिखना स्टार्ट करें। अभी तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा है अभी कोई? ड्रास्टिक चेंज दिख भी नहीं पाएगा, एक साल में क्या ही चेंज ला दूंगा। अच्छा, ठीक 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 है। अनटिल एंड अनलेस आप चाइनीज हैं डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर है। सही ठीक बात है। है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आपने ज्वाइन किया था, तो मैं अपना फ़ोन ना ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करने के लिए। हर समय मेरे दिमाग में चलता है कि कंटेंट कंटेंट, जबकि मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा इसको सीरियस ले भी नहीं रहा हूँ। आप तो बहुत सोचते होंगे हर समय कंटेंट के बारे में, तो आप अपनी रियलिटी में कैसे, आप जो हैं वो वैसे कैसे रहते हैं फिर? खो नहीं देते आप अपने रियल फेस को? बेसिकली क्या रहता है, मैं रियलिटी में ना जैसे हमारे साथ रहता है कि अगर आप मान लीजिए टीचर बन जा रहे हैं, हम्म तो टीचर बनते ही ना ये जिस तरह का भी आप एक जिंदगी ना आपकी वैसे ही चलने लगती है। अब सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ ना, वो उनके दिमाग में हरदम यही चलता रहता है कब वैकेंसी आएगी, कौन सा कोर्स लॉन्च करना है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सा क्वेश्चन पेपर सेट कर देना है, क्या करना है। तो हम्म मुझे लगता है कि आप जिस प्रोफेशन को चूज करते हैं, आपकी बॉडी, आपके माइंडसेट, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। अब मुझे कंटेंट बनाना है तो मैं हर चीज वैसे ही देखता हूँ कि भाई साहब मैं गर्मी में बैठा हुआ, मेरे पास भी एसी होती तो मैं आज इस हम्म स्टूडियो में मेरे पसीना ना निकल रहा होता, तो ये मेरे लिए कंटेंट है। किसी के लिए ये हम्म, दर्द उसमें मेरे लिए कंटेंट, तो मैं हर वही। चीज को कंटेंट वाइज देखता हूँ। तो मैं बस में हम्म सफर कर रहा हूँ या मैं किसी से मिल रहा हूँ, तो ये सारी चीजें बेसिकली ऑब्जर्वेशन ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को एक सिस्टमैटिक अप्रोच दे रहे हैं, यही तो कंटेंट है। हम्म, ठीक। ऑलराइट, ठीक है सर। रैपिड फायर राउंड करते हैं सर आपके साथ, ये लास्ट हमारा राउंड होगा। आई होप आपको पता हो कि आंसर्स रैपिड होने चाहिए और फुल ऑफ फायर होने चाहिए। ठीक है सर, डन। तो सर अगर एक दिन के लिए आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएं तो सबसे पहले आप क्या बैन या क्या लॉन्च करोगे? यार एजुकेशन मिनिस्टर अगर मैं बन गया ना, तो पहले तो फ्री उरी कर दूंगा कि भाई जो लड़का पढ़ने उढ़ने में अच्छा है, जिसका पढ़ने उढ़ने में मन है, एकदम पैसा वैसा कोई नहीं, हम लोग सरकार वरकार सब पैसा देगी, तुम लोग टेंशन मत लो। कहीं ओके। पढ़ने जाना, कोई भी निश्चित जाना, जाकर पढ़ो। पढ़ाना या कंटेंट बनाना, क्या प्रेफर करेंगे आप? मैं तो अब के टाइम पे अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछते ये बात, तो मैं कहता कि मुझे पढ़ाना चाहिए। अब तो मैं कंटेंट ही बनाऊंगा, पढ़ाई वाला कंटेंट बना दूंगा ना, पढ़ाते पढ़ाते कंटेंट। ठीक है। और टफ क्या है, पढ़ाना टफ है या कंटेंट बनाना? कंटेंट में। कंटेंट बनाना, और आप टफ चीज़ चूज़ कर रहे हो। वेल। हाँ। ओके, एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में हार्ट ब्रेक होता है, आपका कब हुआ था? व्यूज़ की वजह से, सब्सक्राइबर की वजह से, या गंदे कमेंट्स की वजह से? नहीं, मेरा कभी इस तरह का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था जो मुझे मिल रहा है, बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला मेरा अप्रोच है कि भाई जो मिल रहा है बहुत है। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, कभी आपने मीम पेजेस को अप्रोच किया है अपना काम बूस्ट करवाने के लिए? जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं सबको मैसेज करता भाई मेरी स्टोरी लगा दो, भाई मेरी स्टोरी लगा दो, कोई नहीं लगाता था साला। तो फिर मुझे ये एहसास हो गया। सो गाइज, दिस इज अंसारी सर अनफिल्टर्ड। तो मुझे लगा भाई ये सब फालतू चीजें हैं, खुद से करो, वही सही है। ठीक है सर, अगर एसएससी एक इंसान होता तो आप उसके मुंह पे क्या बोलते उसे? भाई मैं तो बोलता पनीर से रहा करो भाई। ओके। बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है क्रिएटर के लिए इस समय, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर या फेसबुक? इंस्टा। ठीक है, खुद को सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट आपने आज तक क्या दिया है? आईफोन दिया भाई, उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके। कंटेंट की वजह से कभी किसी टीचर या कोचिंग ने आपको लीगल नोटिस भेजा है? नहीं, लीगल नोटिस इस वजह से नहीं भेजा, तभी किसी को मैंने नाम लेकर गाली नहीं दी।
और हाँ। किसको भी मतलब, लेकिन सबको पता चल जाता है किसको गाली दे रहा हूँ, तो उनको लीगल नोटिस इस वजह से नहीं भेजते, उनको पता है कि यार ये ज्यादा सही है, तो वो फंस जाएंगे। कि इसने तो नाम भी नहीं लिया था, हमने लीगल नोटिस भेज के अपना नाम दिलवा दिया। ठीक है, ओके। एग्जाम्स के लिए ज्यादा प्रेशर किस चीज का होता है, पेरेंट्स का या पीयर प्रेशर? एक्सपीरियंस के अंदर। खुद का होता है यार, खुद का प्रेशर बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदा ठीक है। है। आप एक जो जमीर होता है ना अंदर का, जो हम्म, सीरियल एस्पिरेंट होते हैं उनका जमीर हरदम जगह होता है कि भाई कब तक पैसा घर से लेंगे, कब तक पेपर देते रहेंगे, और कब नौकरी लगेगी, कब घर बनवाएंगे, सोना 1 लाख क्रॉस कर गया है, कब सोना खरीदेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है वो भाई, वही वो जो रात का 2 बजे 3 बजे का टाइम होता है ना, तो वो बहुत गंदा होता है। वही। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग मीम क्या चल रहा है अभी, आप बताइए। अभी के टाइम पे चल रहा है पाकिस्तान वाले पानी हमने जो उनका बंद कर दिया, तो उसको लेकर वो भाई बहुत परेशान है। ठीक है। वो अलग अलग ओके। मीम बना रहे हैं, उनको पानी राइट, नहीं राइट। मिल रहा है। ठीक है, ओके। अगर आपको अगला आइडिया देना हो मुझे अगली गारंटीड वायरल रील का, तो क्या आइडिया दोगे आप मुझे, किस पे बनाऊं मैं? यार अभी के टाइम पे अगर आपको बनाना है, वैकेंसी आने वाली उत्तर प्रदेश एसआई की, यूपी की, उत्तर हाँ। प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली, जिस दिन भी ठीक वैकेंसी है। आएगी आप कुछ भी बोल देंगे उस पे, वो वायरल होना है। ठीक है, अब ठीक है भाई। मेरी टीम ध्यान रखना। ठीक है, ओके सालो कुछ तो लिखो तुम। ठीक है, ओके। बेस्ट टाइम टू अपलोड इंस्टाग्राम पे? अगर आप मेरी तरह फॉलोअर्स और ये गेन कर चुके तो किसी भी टाइम कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है टाइम का। ओके। और अगर ठीक है। नॉर्मल है तो भाई वो हिट एंड ट्रायल करते रहो, शाम में 5 बजे कुछ लोग करते हैं, सुबह में 10-11 बजे वाला टाइम काफी इंगेजिंग होता है, बट वो शुरुआत के लिए, बाकी एक आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे थोड़ा बहुत तो फिर आपके लिए टाइमिंग मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी 11th-12th में स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर ड्रॉप करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को यार, अगर आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा अच्छा है, तो आपको जितने पहले स्टार्ट कर देंगे उतने बढ़िया है। अब मेरे लिए क्या था यार, मेरे पास शुरुआत में उतना मतलब मेरी फैमिली कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं 10th बाद ही कोटा चला जाता या कोचिंग करने लगता, तो मैंने ड्रॉप करके कोचिंग करने गया, तो मेरे लिए दूसरी कंडीशन थी। तो जिसका भी फाइनेंशियल स्टेटस इस तरह का हो, उसको भाई जितनी पहले कर लोगे उतने जल्दी निकल जाओगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने क्या सीखा है? यार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने थोड़ा सा अदब और ये सारी चीजें, और मेरे अंदर जो सलीका थोड़ा सा आया बोलने चालने का, ये वहीं से आया है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, वो मेरी आइडेंटिटी है एक तरफ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप बियॉन्ड स्पॉटलाइट का नाम लेके एक बार कैमरे में देख के बोल सकते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को। बिल्कुल यार, ये तो बोल देता हूँ, पैसा लेता हूँ इन सब चीजों का, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ सॉरी सर, बहुत गरीब हूँ मैं अभी। बहुत गरीब हूँ सर मैं अभी। तो यार बियॉन्ड द स्पॉटलाइट यार, इन सब तरह की चीजें जो भी होती है, कोई भी अगर करता है ना, जो इनोवेटिव चीजें होती है, कि आप एक ऐसे लड़के से बात कर रहे हैं जिससे कोई भाई वो जो चीजें बना रहा है, जो चीजें नहीं बना रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते, बट अगर हम्म, आप उसको कोई एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो जो भी इस तरह का कर रहा है, अगर आप कर रहे हैं, बियॉन्ड द स्पॉटलाइट कर रही है, तो भाई बहुत अच्छा है, और उनको सब्सक्राइब करना भी चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में सबसे बड़ी चीज है, मेरे जैसे टैलेंटेड लोग आपको दिखेंगे उस पे, और भी लोग आते रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको नई नई चीजें मिलेंगी, तो आप कर लीजिए यार, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड व्यूअर्स, आई एम श्योर कि आज भी आपको अपना पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि हम पॉडकास्ट को रियल रखें, रॉ रखें, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं को निचोड़ के हमने एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सेट बनाया है, जिसके आंसर्स भी सर ने बहुत अच्छे से क्रिएटिवली दिए हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज कीप शेयरिंग योर स्माइल्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि इतना अच्छा कंटेंट हम बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।